Hello students, today we are going to start with the exercise question which is given in the page number 43 of chapter number 3, that is atoms and molecule. And here we are going to proceed with the first question, that is a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। मतलब आपको क्या करना है कि एक सैंपल ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है जो किससे मिलके बना है, ऑक्सीजन और बोरोन से। दोनों का कंपोजिशन आपको दिया हुआ है और सैंपल का भी वेट दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है कि दोनों का कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज मिला के वो पर्टिकुलर कंपाउंड बना है। क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स? बिफोर स्टार्टिंग दिस सोल्यूशन आपको पता है ना, जैसे अगर मैं आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने बोलती हूँ, आपका परसेंट निकालने बोलती हूँ, तो आप क्या करते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 कर देते हैं, तो आपको क्या मिलता है, परसेंटेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं साइंस में आपको कितना परसेंटेज आपने स्कोर किया अगर ऐसा पूछूं, तो सपोज आपका 80 मार्क्स का पेपर है और आपने उसमें स्कोर किया है 70, तो आप क्या करते हो, 70 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तभी आपको परसेंटेज मिलता है। इन द सिमिलर वे एक कंपाउंड बना है किससे, बोरोन और ऑक्सीजन से, तो टोटल कंपाउंड का जो मास है, दैट मास एंड जब सपोज अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ बोरोन निकालना है तो कितना ग्राम बोरोन दिया हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड इनटू 100 कर दिए तो बोरोन का परसेंटेज मिल जाएगा। इन द सिमिलर वे अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का मास दिया हुआ था अपने को कितना, 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 0.24 इंटू 100। पूरा सिंप्लीफाई किया, ये वाले क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट को हटाया मैंने तो ऊपर 100 आएगा, ये वाला हटाऊंगी तो 1 2 3 नीचे क्या आएगा, 1000 आएगा, है ना। पूरा सिंप्लीफाई किया तो बोरोन का आया 40%, ऑक्सीजन का आया 60%। ठीक है, दिस इज द वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। ओके, see the next question, question number 2, that is when 3.0 gram of carbon is burnt in 8.0 gram of oxygen, 11.00 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3.00 gram of carbon is burned in 50.00 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? क्वेश्चन ये बोल रहा है जब 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न करते हैं 8.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका मास कितना है, 11.0 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो आगे ये बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर 3.0 ग्राम को 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन को 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मैं अगर बर्न करती हूँ तो कितना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कौन सा लॉ इसको जस्टिफाई करता है, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को, ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? See the solution. When 3.0 gram of carbon is burned in 8.00 gram of oxygen, 11.00 gram of carbon dioxide is produced. ये सॉल्यूशन में हम लोगों ने लिखा है, जो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन थी उसी को कॉपी कर दिया है। क्यों लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही हमको प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब 3 + 8 करिए कितना मिलेगा, टोटल 11, उतना ही हमको प्रोडक्ट भी मिला। ठीक है, ये हमने पढ़ा था क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। ऑल्सो इससे हमको ये चीज क्लियर हो गई कि कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन हो रहे, 3:8। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा था कि अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन दिया हुआ है, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको और दिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। लेकिन हमको ऊपर वाली सिचुएशन से ये पता चल गया कि हमेशा 3:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं, चाहे आपको कुछ भी दिया हुआ हो। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा, हैंस फॉर 3 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड। मतलब 50 में से कितना यूज करेंगे, सिर्फ 8 ग्राम। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमेशा
कितना ग्राम बनता है, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। तो द लेफ्ट ऑक्सीजन इज अनयूज्ड। कितना अनयूज्ड रहेगा, देखिए 50 में से हमने कितना यूज किया, 8 यूज किया, ठीक है। तो कितना आपका बच जाएगा वापस, 42 ग्राम। मतलब 42 ग्राम क्या रहेगा, द लेफ्ट ऑक्सीजन इज अनयूज्ड। दिस लॉ डिपिक्ट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्योंकि हमने एक और लॉ पढ़ा था डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसमें हमने ये बताया था कि एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो उनका हमेशा फिक्स रहता है, चाहे कोई सा भी नंबर दिया रहे। तो हमेशा हमको 11 ग्राम ही मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे अगर 50 ग्राम भी दिया हुआ है तो उसमें हम 8 ही यूज करेंगे, बाकी क्या हो जाएगा, अनयूज्ड रह जाएगा। ये लिखा है, ठीक है। See the next question, question number 3. What are polyatomic ions? Give example. This question we had already covered. बेसिक का जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बेसिक के वीडियो लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन कवर करवाया था, डिफाइन पॉलीएटॉमिक आयन का, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगेन इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको पता है पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, ओके। See the next question, question number 4. Write the chemical formula of the following. सबका केमिकल फॉर्मूला बनाना है आपको। मैंने आपको प्रीवियस एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कवर कराया था इस तरीके का क्वेश्चन, फॉर्मूला बनाने वाला, याद है। फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग 3 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले सिंबल लिखते हैं, फिर वैलेंसी, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तब हमारा केमिकल फॉर्मूला बनता है, राइट। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला हमको बनाना है। सबसे पहला स्टेप होता है सिंबल लिखना। अब मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम, इट इज होल्डिंग द सिंबल Mg। मैंने बोला था ना टेबल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, जो 34 पेज नंबर में, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg। अब क्लोराइड का सिंबल होता है दैट इज Cl। अब यहाँ पे देखिए क्लोराइड Cl दिखा। पहला स्टेप क्लियर हो गया, सिंबल लिख लिया आपने। अब सेकेंड स्टेप है वैलेंसी लिखना। अब वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है, वैलेंसी मैंने आपको बोला था ना कि पेज नंबर 51 में दी हुई है, आपको याद रहनी चाहिए। मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ देखिए, इट इज होल्डिंग द वैलेंसी 2, लिखा आपने 2। और क्लोराइड की वैलेंसी होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्लोराइड इज होल्डिंग द वैलेंसी एज 1, ये लिखा आपने, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थर्ड स्टेप किया, ठीक है। Mg के आगे क्या आया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं रहती है, Cl के आगे 2, एंड सो द फॉर्मूला विल बी MgCl2। इन द सिमिलर वे बी देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का सिंबल होता है, कैल्शियम का सिंबल, कैल्शियम इज होल्डिंग द सिंबल एज Ca। देखिए यहाँ पे Ca लिखा हुआ है, राइट। एंड सी द नेक्स्ट वन, ऑक्साइड, ऑक्साइड इज होल्डिंग द सिंबल एज O, ठीक है। O2 माइनस नहीं लिखते क्योंकि वो उसका चार्ज है, क्लियर, ठीक। अब सेकेंड स्टेप क्या है, वैलेंसी लिखना। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और ऑक्साइड की वैलेंसी देखिए यहीं पे लिखी हुई है, ऑक्साइड की वैलेंसी भी होती है 2। अब देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया थर्ड स्टेप में, तो क्या आया, Ca के सामने 2 लिखा, O के सामने भी 2 आया। अब देखिए दोनों सिमिलर टाइप के नंबर हैं, तो यहाँ पे हम CaO इसको ऐसा लिखते हैं। जब भी यहाँ के दोनों नंबर सेम हैं तो आप उसको डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। सी द थर्ड वन, दैट इज कॉपर नाइट्रेट। कॉपर का सिंबल होता है Cu, नाइट्रेट का सिंबल अगेन यहाँ पे देखिए, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3, ठीक, लिखा हमने NO3। नेक्स्ट होती है इसकी वैलेंसी, कॉपर की वैलेंसी होती है 2, NO3 की वैलेंसी अगेन यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा नहीं दिखा रहे हैं हम वैलेंसी, लेकिन आप देखिएगा NO3 की वैलेंसी है 1, ये लिखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। तो अब देखिए NO3 दैट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। अब इसकी क्वांटिटी 1 से ज़्यादा है, तो मैंने बताया था इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखते हैं जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, क्लोराइड का Cl, वैलेंसी एल्यूमिनियम की होती है 3, मैंने आपको बताया था ना वैलेंसी, देखिए एल्यूमिनियम इज होल्डिंग द वैलेंसी एज 3, राइट। और Cl, क्लोराइड इज होल्डिंग द वैलेंसी एज, क्लोराइड की वैलेंसी होती है देखिए यहाँ पे 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आ गया, Al के सामने 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर Cl3। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, कार्बोनेट CO3 होता है इसका सिंबल,
वैलेंसी होती 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तब देखिए दोनों नंबर सेम है तो डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ CaCO3। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है तो इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं रखे, क्वांटिटी 2 से ज्यादा है। लेकिन देखिए यहाँ का भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे तो इन ऑल यहाँ पे क्या होगा 1 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें क्वांटिटी 1 है तो ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब ये जो एलिमेंट है वो कौन कौन से कंपाउंड से मिलके बना है उसको आपको नाम लिखना है। नाउ सी द आंसर एंड फॉर आंसर वी आर सपोज टू मेक three columns, that is first the heading of the column is compound, second chemical name या इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं अपन, और थर्ड वो एलिमेंट जो इससे मिलके बना हुआ है। ऐसे करके लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में तो इजी हो जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं टेबुलर फॉर्म में आप लिखो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। ओके, क्विक लाइम का फॉर्मूला या केमिकल नेम होता है CaO। नाउ लुक स्टूडेंट्स, CaO, Ca का मतलब Ca किसका सिंबल है, कैल्शियम, O मतलब ऑक्सीजन, तो किससे मिला है, मिलके बना है ये कौन सा एलिमेंट, कैल्शियम और ऑक्सीजन। क्लियर। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका फॉर्मूला होता है HBr। अब H स्टैंड्स फॉर, H किसका सिंबल है, हाइड्रोजन, और B किसका सिंबल है, ब्रोमाइड। क्लियर है, ब्रोमीन सॉरी, है ना। अब नेक्स्ट देखिए बेकिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब देखिए Na किसका सिंबल होता है, सोडियम, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, C स्टैंड्स फॉर कार्बन, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कितने एलिमेंट से मिलके बना है, 4 एलिमेंट। ठीक है, चारों का नाम समझ में आया। कहने का ये मतलब है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप वो किस एलिमेंट से मिलके बना है वो आराम से निकाल सकते हैं। सीधा नेक्स्ट वन, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। अब K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, S स्टैंड्स फॉर सल्फर, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। यही एलिमेंट से मिलके बना है। क्लियर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। सब्सटेंस का मोलार मास निकालना हमको। मोलार मास आपको बताया था मैंने थ्योरी में क्या होता है मोलार मास, दैट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड द सब्सटेंस माइट बी एटम, इट माइट बी अ मॉलिक्यूल और आयन। ओके, अब ये जो मोलार मास निकालना हमको, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा ये हम सॉल्यूशन में देखेंगे। ओके, सी द सॉल्यूशन। सबसे पहला हमको बोल रहा है इथाइन C2H2 का मोलार मास। मोलार मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये पर्टिकुलर जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है कैसे निकालते हैं इसका मास, ये दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के एटॉमिक मास को ऐड कर दूंगे तो टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल मिलेगा एंड दैट इज नथिंग बट द मोलार मास। और इसका SI यूनिट क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको, ग्राम पर मोल। थ्योरी पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि इट इज हैविंग द SI यूनिट एज ग्राम पर मोल। देखिए यहाँ पे mass of the substance in gram, amount of the substance in mole and the SI unit of molar mass is gram per mole. Okay, see the first one, ethyne C2H2। आप इसका मोलार मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलार मास इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू Y2, क्योंकि यहाँ पे लिखा है C2, 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। और मैंने आपको एटोमिक मास के लिए एक टेबल याद करने के लिए कहा था, द टेबल विच इज गिवन इन द पेज नंबर 35, दैट टेबल। अब देखिए व्हाट इज द एटोमिक मास ऑफ कार्बन, दैट इज 12, 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1। आया समझ में, तो 2 इंटू 12 दैट इज इक्विवेलेंट टू 24, 2 इंटू 1 दैट इज 2 and the grand total is 2 gram per mole. In the similar way देखिए सेकेंड वाला सल्फर मॉलिक्यूल S8 का हमको मोलार मास निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 इंटू एटोमिक मास ऑफ सल्फर कितना है भैया, सल्फर का एटोमिक मास ये टेबल याद करने के लिए कहा था ना मैंने, कितना है 32। ठीक है, 8 इंटू 32 दैट इज 256 ग्राम पर मोल। सी द नेक्स्ट वन, दैट इज फास्फोरस मॉलिक्यूल P4 और एटॉमिक मास दिया हुआ है फास्फोरस का 31, तो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, 4 इंटू एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है 31, दैट इज इक्विवेलेंट टू 124 ग्राम पर मोल। सी द नेक्स्ट वन, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। मोलार मास कैसे निकालेंगे, मोलार मास इज इक्विवेलेंट टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1, एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ऐड किए, व्हाट इज द फाइनलाइज वैल्यू 36.5 ग्राम पर मोल। लास्ट वन,
नाइट्रिक एसिड HNO3 कैसे निकालेंगे? मोलार मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। जो जो एटॉमिक मासेस की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, फाइनलाइज आंसर क्या मिला? 63 ग्राम पर मोल। क्लियर? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द मास ऑफ, मास निकालना है आपको। डिफरेंट मोल ऑफ सब्सटेंसेस दिए हुए। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास निकालना है, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का, 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का। ठीक है, अब मास निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था मोलार मास वाला। मोलार मास इज इक्वल टू, देखिए यहीं पे थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था ना, मोलार मास इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस इन मोल, यही था। अब हमको क्या निकालना है? मास निकालना है सब्सटेंस का। तो आपको क्या दिया है? आप मोलार मास निकाल सकते हो। मोलार मास इज नथिंग बट द मास ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ से सब्सटेंस क्या है? नाइट्रोजन एटम की बात करें तो यहाँ पे क्या यूज होएगा? मोलार के मास की जगह एटॉमिक मास। और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 14 से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम यही निकालना है हमको। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन मोल कितना दिया हुआ भाई? 1 मोल, 1 से रिप्लेस कर दिए। 14 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करे, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम कितना है? 14 ग्राम। क्लियर? सी द नेक्स्ट वन, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 27। ठीक है, तो मोलार मास की जगह से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सिमिलर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर रिप्लेस करेंगे। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन मोल, कितना मोल दिया हुआ है? 4 मोल, 4 से रिप्लेस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 27 इंटू 4 that is equivalent to 108 and that is nothing but the mass of the substance in gram. Now see the last one, 10 mole of sodium sulfide. 10 mole of sodium sulfide बोल रहा है। तो सबसे पहला काम हमको जो करना है that is to find the what molecular mass of this particular substance। तो इसका पूरा टोटल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसको मोलार मास की जगह लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। आया समझ में? कैसे निकलेगा? डायरेक्ट 2 इंटू अटोमिक मास ऑफ सोडियम। सोडियम का अटोमिक मास कितना होता है? 23। क्लियर? प्लस अटोमिक मास ऑफ सल्फर। सल्फर का अटोमिक मास कितना होता है भाई? सल्फर 32। ठीक, प्लस अब यहाँ पे O3 लिखा है, मतलब 3 इंटू अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अटोमिक मास होता है 16। जब आप इसका पूरा टोटल करते हैं तो हमको क्या मिलता है? नंबर 126। अब समझ में आया ये 126 कहाँ से आया? फिर 126 इंटू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल, कितना मोल दिया है? 10 मोल। 10 इंटू 126 दैट इज इक्विवेलेंट टू 1260 ग्राम and that is the mass of the substance in gram. See the next question, question number 8, that is convert into mole. मोल में कन्वर्ट करना है आपको। वही जो मोल वाला फॉर्मूला था उसी को यूज करेंगे हम लोग। किसको कन्वर्ट करना है? 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम ऑफ वाटर, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? See the solution. Now for solution we are supposed to write the molar mass formula first. We know that molar mass is equivalent to mass of the substance in gram divided by amount of substance in mole and that is amount of substance अगर निकालना है, ठीक है, मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? ये वाले को इधर शिफ्ट कर देंगे तो मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम कितना है? 12 ग्राम। और उसके बाद मोलार मास एटॉमिक मास भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन सब्सटेंस क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की बात करें, O2 होता है ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन का तो सिंपली एटॉमिक मास 16 होता है। 16 इंटू 2 दैट इज इक्विवेलेंट टू 32। आया समझ में? तो 12, क्योंकि आपको मास कितना दिया है सब्सटेंस का? 12 अपॉन 32 दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 डिवाइडेड बाय 8 एंड डेसिमल में 0.375 मोल। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें भी सेम, सबसे पहले फॉर्मूला वी नो दैट मोलार मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन मोल। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन मोल निकालना है तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या आएगा? मोलार मास। सब्सटेंस इन ग्राम कितना है? 20। कैसे आया 20? वाटर की बात कर रहे हैं, H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 दैट इज इक्विवेलेंट टू 18। तो
आपको देखिए मास ऑफ द सब्सटेंस दिया हुआ है 20 ग्राम, रिप्लेस कर दिया, मोलार मास इज इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर मास कितना है आया 18, डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर फैमिलियर। आप देखिए उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, कितना आया 1.1 मोल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो पूरा एड ऑन करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्विवेलेंट टू 44। आया समझ में। मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम कितना लिखा हम लोगों ने 22, रिप्लेस करें, सेम ऊपर फॉर्मूला लिखना है हम लोगों को, यहाँ पे डिवाइड अच्छे से नहीं दिख रहा, अच्छे से कर लेना आप, है ना। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनलाइज क्या मिला 0.5 मोल्स, ओके। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, बी 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट मोलार मास इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन मोल। अब आपको मास निकालना है तो क्या होएगा, मोलार मास क्या है, ऑक्सीजन एटम की बात हो रही, सिर्फ O की बात हो रही, ऑक्सीजन गैस बोलते हैं तो वो O2 होता है और ऑक्सीजन एटम सिर्फ O होता है। O का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, दैट इज नथिंग बट द मोलार मास, राइट। तो 16 से रिप्लेस करेंगे, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन मोल, कितना मोल दिया हुआ है 0.2, रिप्लेस किया, ठीक है। अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम कितना है 3.2 ग्राम। इन द सिमिलर वे बी में 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल मतलब होता है H2O, H2O बोल रहा है, ठीक है। तो मोलार मास कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 और प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 2 इंटू 1 2 प्लस 16 दैट इज इक्विवेलेंट टू 18। मतलब मोलार मास कितना आएगा 18 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.5, ये 0.5 यहाँ पे दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन मोल। फॉर्मूला में सिर्फ रिप्लेस करिए, मल्टीप्लाई करिए, विल गेट द आंसर। एंड फाइनली द मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम इज नथिंग बट द 9.0 grams, okay. See the next question, question number 10. Calculate the number of molecules of sulfur S8 present in 16 gram of solid sulfur. अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हम लोग मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे S8 का। अब हम जानते हैं जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर मास वो कितने पार्टिकल से मिलके बनता है 0.622 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मैंने अवोगाड्रो नंबर्स में आपको समझाया था। अब उतना हमको पता है कि वो पर्टिकुलर ग्राम ऑफ सल्फर में इतने पार्टिकल है तो 1 ग्राम का निकाल सकते हैं। अब 1 ग्राम का मिल गया तो उसको 16 ग्राम का निकालने के लिए इंटू 16 कर देंगे, ठीक है। कैसे होएगा अभी देखते हैं, ठीक है। सी द सोल्यूशन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ S8 कैसे निकालेंगे, 8 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। एटॉमिक मास सल्फर का वो टेबल जो आपको मैंने बताई थी ना, दैट इज गिवन इन द पेज नंबर 35, ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। देखिए सल्फर का कितना 32 से रिप्लेस करें 8 इंटू 32 दैट इज 256 ग्राम। अब हम ये जानते हैं 256 ग्राम में कितने पार्टिकल है, 256 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन कितने पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो 1 ग्राम में कितने होंगे निकालना है तो क्या करते हैं, 1 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 256, ठीक है। तो 16 ग्राम में कितने होंगे, दिस नंबर इंटू 16, ऐसे करते हैं ना, ठीक है। पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द आंसर, वी आर गेटिंग 3.76 इंटू 10⁻22। See the next question, question number 11. Calculate the number of aluminum ion present in 0.051 gram of aluminum oxide. अब आपको चाहे आयंस निकालना हो चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, सबसे पहले जो आपने ऊपर अप्रोच फॉलो की कि मॉलिक्यूलर मास निकालिए, फिर आप वो जितना भी मॉलिक्यूलर मास आएगा उसमें कितने पार्टिकल हैं 0.622 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो आप 1 ग्राम की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 ग्राम की निकल गया तो जितना भी आपको दिया हुआ है उतने ग्राम की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। दिस इज द वे इन द, इट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 10, वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन द सेम वे, ओके। नाउ सी द सोल्यूशन, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। टोटल सॉल्व किया, व्हाट इज द वैल्यू 102 ग्राम, ओके। 102 ग्राम में कितने पार्टिकल्स है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, दिस नंबर डिवाइडेड बाय 102, राइट।
एंड 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आइटम्स कंटेन, कितने होंगे भाई, दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, अब पूरा सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे मैंने पूरा सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया तो कितना मिला मेरे को वैल्यू, दैट इज 3.011 इंटू 10⁻20। ठीक है, अब सिंस देयर आर टू एल्यूमिनियम आयंस, दो एल्यूमिनियम आयन, Al2 बोल रहा है, सिर्फ Al रहता तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ S8 बोल रहा था तो S की खाली वैल्यू थी, यहाँ पे 2 आयंस है तो इंटू क्या करेंगे 2, जो भी नंबर आया इंटू 2 कर दिया तो हमको टोटल वैल्यू क्या मिली 6.022 इंटू 10⁻20 कितने हैं एल्यूमिनियम आयंस। ओके।